हाँ तो भाई आज हिंदी को नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा? संधि। हाँ ठीक है। संधि दोनों प्रकार से लिख सके हम, ऐसे भी और ऐसे भी। तो संधि, एक तो संधि रे, जैसे पहले युद्ध है करे तो बात क्या हो, संधि है गई, कोई चीज अपनी वस्तु दे दी या ले ली, वो संधि है गई ना। यहाँ पे व्याकरण में संधि को अर्थ है मेल जोड़ योग, ठीक है। और संधि को जो मतलब है यहाँ पे तुम्हारे व्याकरण में, यहाँ पे क्या है, जोड़ना और तोड़ना, ठीक है। नियम के अनुसार जोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तो संधि, संधि को शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का है मेल या फिर जोड़ या फिर योग, ठीक है। संधि और संयोग, ध्यान रखिए, संधि और संयोग दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अधिकतर तो संधि होगी, लेकिन कहीं कहीं पे संयोग भी होगा, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें। तो पहले तुम हेडिंग डालो संधि, हेडिंग डालो संधि, डाल दी। शाब्दिक अर्थ लिखो मेल जोड़ या योग। हाँ, मेल जोड़ योग। संधि की परिभाषा देखो, संधि में दो वर्ण होंगे, ठीक है। एक तो प्रथम पद और एक उत्तर पद। दोनों पदों के प्रथम पद के अंतिम और दूसरे पद के प्रारंभ वाला वर्ण, ये दो वर्ण मिलेंगे तब उन दोनों वर्णों में या तो परिवर्तन होगा या फिर उनके मिलने से संयोग होगा, ठीक है। तो जब दो वर्ण मिलें, जब दो वर्ण मिलें और उनमें परिवर्तन और उनमें विकार, विकार का ये अर्थ है कहा परिवर्तन, और उनमें विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिले और उनमें विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे संधि कहते हैं। अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि ना होगी, वहां पे क्या होगा, संयोग। देखो, तुमने अब तक एक परिभाषा ये पढ़ी होगी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थ वही है, जब दो वर्ण मिलेंगे और उनमें विकार उत्पन्न होगा तो ही वहां पे संधि होगी, ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या को भी अर्थ यही है। परिभाषा भी लिखना चाहे तो लिख सकें, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं।
अथवा लगा के लिख ले हुआ है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या विकार है, ध्यान रखियो, विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को अर्थ है परिवर्तन। लिख लिया यहां तक? जैसे जैसे देखो, एक शब्द लिखो मैंने, भारत प्लस हिंदू, ठीक है। अब यहाँ की तो तुम्हें पता है कि भारत हिंदू है ना। अगर यहां पे मैं एक शब्द लिखूं मुक्तावली, हाँ, या को बताइए संधि विच्छेद का होगा। मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली, शाबाश। या को शब्द क्या बनेगा? भारतेंदु, क्योंकि प्रथम पद के अंत में ए, दूसरे पद के प्रारंभ में ई, तो ए प्लस ई ये मिलके क्या आ जाएंगे? ए, ठीक है। यहाँ पे भारतेंदु। पर ध्यान रखियो कि ये शब्द मुक्तावली है ना, बहुत ही कंपटीशन में आया हुआ शब्द है और अधिकतर तुम जैसे मुक्त प्लस अवली कर दें, ठीक है। यहाँ के देखो चार ऑप्शन है में, मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस आवली। बताओ कौन सा सही है? हाथ खड़े करो, कौन कौन को नंबर एक सही है? नंबर एक। मुक्त का के, मुक्त को मतलब है बंधन रहित, ठीक है। तो अवली का के, अवली या आवली को अर्थ है पंक्ति, कतार, तो बंधन रहित कतार का के वैसी नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। ऐसे तो दीपावली है, दीप प्लस अवली के बाद दीपा प्लस अवली, दीपा प्लस अवली करेंगे, दीप प्लस अवली करेंगे ना, मतलब शब्द को अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसे ही ध्यान रखियो, ई गलत और ई भी गलत, क्योंकि यहाँ पे मुक्त है, यहाँ पे हमें लेना मुक्ता। मुक्ता का मतलब मोती, मोतियों की कतार या माला या पंक्ति, ठीक है। मोतियों की माला तो बोले मुक्तावली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, मुक्ता प्लस अवली और मुक्ता प्लस आवली। अवली और आवली दोनों को ही अर्थ है पंक्ति या कतार, ठीक है। चारों ना दिए जाएंगे, इन दोनों में से एक मिलेगा। अगर ये दोनों एक संग दे दिए तो या तो बोनस मिलेगा या क्वेश्चन डिलीट है वो। लिखो एक बार है, लिख लियो। तो नोट डालो एक, नोट डाल के लिखो। जब दो वर्ण मिलें, जब दो वर्ण मिलें और उनमें कोई परिवर्तन ना हो, और उनमें कोई परिवर्तन ना हो,
मतलब यदि दो वर्णों के परस्पर मेल से कोई परिवर्तन ना हो, वे वर्ण यों के त्यों आकर जुड़ जाएं, परिवर्तन ना हो, और वर्ण ज्यों के त्यों परिवर्तन ना हो, और वर्ण ज्यों की त्यों आकर जुड़ जाएं, तो उसे संयोग कहा जाता है। तो उसे संयोग कहा जाता है। कोई परिवर्तन नहीं, वर्ण ज्यों की त्यों आकर जुड़ जाएं, तो वहां संयोग होगा, ना कि संधि। ठीक है, जैसे युग प्लस बोध, कर्म प्लस योग, धर्म प्लस वीर, कर्म प्लस वीर। तो शब्द क्या बनेंगे इनके? युगबोध, कोई परिवर्तन होगा? कर्मयोग, कोई परिवर्तन हुआ? यों की त्यों मिल गए। धर्मवीर, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। कर्मवीर, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यहीं पे देखो एक शब्द है युग प्लस अंतर। ठीक है, यहां पे ए, यहां पे भी ए प्लस ए बराबर आ, तो शब्द क्या बनेगा? युगांतर। यहां पे क्या है? संधि, और वे क्या है? संयोग। ठीक है, समझ में आएगी संधि और संयोग में अंतर। संधि को मतलब दो वर्ण मिलेंगे और वहां पे परिवर्तन होगा, तो वहां पे संधि है। चाहे एक वर्ण में परिवर्तन हो या फिर दोनों वर्णों के मिलने से परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, और संयोग दोनों वर्ण मिलेंगे, ना तो पहले वर्ण में परिवर्तन ना ही दूसरे वर्ण में परिवर्तन, कोई से परिवर्तन नहीं, वर्ण यों की त्यों आके मिल जाएंगे, तो वहां पे संधि ना होकर क्या होगा? संयोग। ठीक है, समझ गए? एक नोट और लिखो। संधि में चार बातें पाई जाती हैं। संधि में चार बातें पाई जाती हैं। विकार, आगम, लोप और प्रकृति भाव। संधि में चार बातें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? विकार, आगम, लोप और
प्रकृति भाव। देखो विकार, आगम, लोप और प्रकृति भाव। विकार का देखें, विकार, विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। मतलब जब दो वर्ण मिलेंगे तब या तो पहले वर्ण में या दूसरे वर्ण में या दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा तो वहां क्या है? विकार। आगम, जब दो वर्ण मिले, जब दो वर्ण मिले और तीसरा वर्ण अपने आप आ जाए वहां है आगम। लोप, जब दो वर्ण मिले तो दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए वहां क्या है? लोप। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव का देखें, जब दो वर्ण मिले और उनमें संधि नियम, और उनमें संधि नियम तो लगे पर संधि ना हो। संधि नियम तो लगेगा पर संधि नहीं होगी, ठीक है, वहां क्या है? प्रकृति भाव। तो लिखो नंबर 1 विकार। देखो जब दो वर्ण मिले, जब दो वर्ण मिले जब दो वर्ण मिले और कोई एक वर्ण अथवा दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाए, जब दो वर्ण मिले और कोई एक वर्ण, कोई एक वर्ण अथवा दोनों वर्ण, दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाए तो उसे विकार कहा जाता है। तो उसे विकार कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, सबसे सरल और सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण। यहाँ पे क्या है? आ, और यहाँ पे भी आ, दोनों के स्थान पर आ, तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ऐसे ही रमेश, यहाँ तोड़ेंगे तो रमा प्लस ईस, यहाँ पे आ और यहाँ पे ई, दोनों के स्थान पर ए, ठीक है। तो विकार कायते के यही समझ में आएगी तुम्हारे, कायते के विकार। यहाँ पे बताइए उनमें से कौन सा शब्द या कौन सा वर्ण है जो विकार के रूप में है? हम विकार की पूछ रहे हैं ना कि आलय। अर्थ परिवर्तन की नहीं, जब दो वर्ण मिले और उन वर्णों में परिवर्तन हो जाए उसे विकार कहते हैं। तो यहाँ विकार कौन सा है? जब दो वर्ण मिले और उनमें परिवर्तन हो जाए तो उसे विकार कहते हैं। विकार ही है। दोनों बड़े आ के स्थान पर परिवर्तन ना हो, दोनों बड़े आ के स्थान पर एक बड़ा आया हुआ है। यहाँ पे आ प्लस ई, दो वर्ण मिले, दोनों वर्ण के स्थान पर ए आया, परिवर्तन नहीं है। तो जो ई परिवर्तन है ना ए, यही थे विकार के में। हाँ हाँ, दीर्घ संधि में तो यही आएंगे। दीर्घ संधि में तो ई और ई दोनों मिलके ई बनेंगे, ऊ और ऊ मिलके ऊ ही बनेंगे। है तो परिवर्तन ना, वो परिवर्तन को ही नाम विकार है। हाँ, अब नंबर 2 डालो, आगम। आगम में लिखो जब दो वर्ण मिले, जब दो वर्ण मिले और तीसरा वर्ण अपने आप आ जाए, जब दो वर्ण मिले और तीसरा वर्ण अपने आप आ जाए या और आ जाए उसे आगम कहते हैं।
जैसे अनु प्लस छेद, शब्द क्या बनेगा? अनुच्छेद। प्र प्लस छन्न, प्रछन्न। आ प्लस छादन, आच्छादन। ये व्यंजन संधि को नियम हो रहे, एक ध्यान रखियो, आगे चल के काम आवे वो। हाँ, नंबर 3 लिखो, लोप। जब दो वर्ण मिले, हाँ नंबर 3 लिखो, लोप। जब दो वर्ण मिले और उनमें से कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए। जब दो वर्ण मिले और उनमें से कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए तो उसे लोप कहा जाता है। जैसे प्राणिन मात्र, प्राणी मात्र। देखो एक नियम और है, जब ने के बाद शब्द का संयोग हो तो ने का लोप हो जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और लिखी हूं, यौवन प्लस राज, क्या बनेगा? युवराज। मंत्रिमंडल, शब्द क्या बनेगा? मंत्रिमंडल। नंबर 4 लिखो, प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, जहां संधि नियम तो लागू हो पर संधि ना हो, या फिर यूं कह सकें, जहां संधि नियम लागू होते हुए भी संधि ना हो। देखो, जहां संधि नियम तो लागू हो फिर भी संधि नहीं हो, जहां संधि नियम तो लागू हो फिर भी संधि नहीं हो, वर्ण ज्यों के त्यों आकर जुड़ जाएं, वर्ण ज्यों के त्यों आकर जुड़ जाएं। जैसे सु प्लस अवसर, यहां देखो उ और ए, यह संधि पढ़ी है तुमने पहले कभी? ई का ये, उ का वे, री का रे, तो उ को क्या वेगो? वे, लेकिन यहां पे नहीं होगो। ठीक है, तो ई शब्द यों की त्यों बनेगो क्या? सुअवसर। इस संयोग नहीं, यहाँ पे प्रकृति भाव है, क्योंकि यहाँ संधि नियम लग रहा है, संयोग में नियम ना लगे संधि को। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लो, सुओष्ठ सुअंब, सुओष्ठ सुअंब। देखो,
जब संधि नियम तो लागू हो पर संधि ना हो। संधि नियम क्या है? प्रथम पद के अंत में उ, दूसरे पद के प्रारंभ में ए। यदि प्रथम पद के अंत में ई, ये या फिर री, ई उ री आए तो ई का ये, उ का वे, री का रे हो जाता है यड़ संधि के अनुसार। तो यहां पे उ का वे हेरोई का गुण संधि नहीं, यड़ संधि है यहां। ठीक है, यड़ संधि को नियम तो लग रहा हो पर यड़ संधि है ना रही, तभी तो प्रकृति भाव है। हाँ, यहाँ पे ये और क्यों लिखी है संधि में? चार बातें ये पाई जाएं। ठीक है, आएगी समझ में ये चार बातें? विकार, आगम, लोप और प्रकृति भाव। और जहां संधि नहीं वहां का होगा संयोग। देखो संधि तीन प्रकार के वर्णन में होगी, है ना? कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्या चीज? तो जब स्वर प्लस स्वर ये दोनों मिलेंगे तब तो वहां होगी स्वर संधि। और व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। अगर इन कंडीशन बनेगी तीन तो वहां पर होगी व्यंजन संधि। और विसर्ग प्लस स्वर या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन, ये दो कंडीशन बनेंगी विसर्ग संधि में। ठीक है, अब लिखो संधि के भेद। संधि के भेद कितने भेद हैं संधि के? तीन। कौन कौन से? युवराज में व्यंजन संधि है। मैंने यहाँ पे संधि थोड़ी लिखाई कोई सी। हाँ, व्यंजन संधि है, नियम आवेगा आगे मैं तुम्हें बता दूंगा। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखियो, स्वर वर्णनते अच वर्ण भी बोले और व्यंजन वर्णनते हल वर्ण भी बोले। यही की वजह से स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, कभी जब ये नाम आ जाए और फिर तुम कंफ्यूज है जाए। स्वर को नाम क्या है? अच, और व्यंजन हल। लिख लिए? या के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब स्वर संधि। हाँ, हेडिंग डालो स्वर संधि। ठीक है, एक मिनट देख लियो बस। स्वर कितने? स्वर कितने? कौन कौन से?
यही है ना 11। तो स्वर संधि के हम भेद पढ़ेंगे 5। कौन कौन से स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे 5? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और ये पांचों इन पे डिपेंड है। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो जब देखो दीर्घ को मतलब क्या है? बड़ा, और ध्यान रखियो समान। जब ए प्लस ए प्लस आ प्लस ए या फिर आ प्लस आ, ये केवल एक ए की कंडीशन है। तो यदि ए आ ई उ इनते कौन सी बनेगी संधि? दीर्घ संधि। यदि प्रथम पद के अंत में ए या आ आए, दूसरे पद के प्रारंभ में ए या आ आए, तो क्या बनेगा? बड़ो आ। ठीक है, तो कौन सी संधि है गई? दीर्घ संधि। यदि प्रथम पद के अंत में ए या आ आए, यदि प्रथम पद के अंत में ए या आ आए और दूसरे पद के प्रारंभ में ई या ई आए, तो क्या होगा? ए। और यदि प्रथम पद के प्रारंभ में ए या आ आए, दूसरे पद के प्रारंभ में उ या उ आए, तो क्या होगा? ओ। ये कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है, यदि प्रथम पद के अंत में ए या आ आए और दूसरे पद के प्रारंभ में ए या आई आए, तो दोनों के स्थान पर आई। प्रथम पद के अंत में ए या आ आए, दूसरे पद के प्रारंभ में ओ या औ आए, तो दोनों के स्थान पर ओ। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, और या के बाद यण। यण को मतलब क्या है? यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री, यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री, ई उ री, छोटा या बड़ा कोई सा भी, ठीक है, दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर, दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर आए, तो ई का ये, ऊ का वे, री का रे, और नहीं रे, री का रे हो जाता है। कौन सी संधि है गई? यण संधि। या के बाद कौन सी बची? अयादि। एचो अयवा यावे संधि में संस्कृत में पढ़ोगे तो तुमने, यदि प्रथम पद के अंत में ए आए, दूसरे पद के प्रारंभ में भिन्न स्वर आए, तो ए के स्थान पर अय। यदि प्रथम पद के अंत में आई आए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। ठीक है, ये नियम तुम्हें ध्यान करने पड़ेंगे स्वर संधि के, तभी तुम शब्द ने तोड़ पाएंगे और जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 डालो तुम स्वर संधि। नंबर 1 डालो स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा लिखो। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, हाँ, दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है,
उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वर वर्ण मिलेंगे, दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने पर जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होगा वही तो क्या कहेंगे हम, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने, 5। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वीं अयादि स्वर संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि क्रम तो ध्यान रखिए, वैसे तो नहीं कोई जरूरी भी ना है क्रम। स्वर संधि के भेद कितने, 5। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। देखो परिभाषा दो प्रकार तैयार की, एक तो यदि प्रथम पद के अंत में ए ई उ री, यदि प्रथम पद के अंत में ए ई उ और री ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए ई उ और री ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। मतलब प्रथम पद के अंत में ए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी ए, तो क्या आ जाएगा, बड़वा। तो मैं अब परिभाषा है पहचान के तौर पे लिखा रहा हूं, ना कि वैसे परिभाषा। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वर संधि, जैसे दीर्घ स्वर संधि लिखी है ना तुमने, तो नंबर 1 डालो पहले, दीर्घ स्वर संधि ए प्लस ए बराबर आ। तो यहां पे देखो आ छोटो भी आ सके और यहां पे भी छोटे बड़े में से कोई सो भी आ सके। ठीक है, मतलब प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में, नहीं लिखना नहीं, मैं बता रहा हूं कि यह को मतलब का है। देखो यहां पे चार तरीका बनेंगे, ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। तो दीर्घ आदेश होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये 4 कंडीशन बनेंगी। ऐसे ही ई या ई प्लस ई या ई बराबर बड़ी, ऐसे ही ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ बराबर बड़ा। ये दीर्घ संधि ई आ ई ऊ। ठीक है, जब समान आए तो दीर्घ आदेश हो जाता है। अगर मैं की परिभाषा लिखा तो ना, तो कैसे लिखती, यदि प्रथम पद के अंत में ए ई उ री, ऐसे ही कैसे सही है, हाँ पहचान, क्योंकि वहां में बहुत ज्यादा बड़ी परिभाषा आ जाती है और समझ में दिक्कत आती। ये तुम्हें 3 चीज ध्यान रखनी है, यदि प्रथम पद के अंत में ए आए, दूसरे पद के प्रारंभ में ए आए तो दोनों के स्थान पर आ। यदि प्रथम पद के अंत में ई आई आए और दूसरे पद के प्रारंभ में ई आई आए तो दोनों के स्थान पर ई। प्रथम पद के अंत में उ या उ आए और दूसरे पद के प्रारंभ में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो। ठीक है, जैसे
जैसे दीप प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली, मेघ प्लस आलय, हिम प्लस आलय, निम्न से लेके उच्च तक चलेंगे, है ना। तो देखो एक बार समझ लो पहले, यहां प्रथम पद के अंत में क्या है ए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है ए, तो ए प्लस ए बराबर बढ़वा, ठीक है ना। तो यहां पे तो हमने ए निकाल दियो, एक बार यहां देख लो यार, दीप प्लस अवली, यहां पे ए प्लस ए दोनों के स्थान पर आ, तो यहां बचो का दीप, हलंतयुक्त बचो ना, ए निकल गो तो बाद में ए हाथ निकाल दी तो क्या बचो बली, ठीक है। अब जो हलंत लग रहा हो वहां में जोड़ना में आ, तो हलंत हटा देंगे तो मात्रा लगा देंगे, दीपा और वायों की त्यों दीपा बली, ठीक है। ऐसे ही लिखी उन सबन ने, मुक्तावली, मेघालय और हिमालय। क्या एक शब्द लिखी हो, नितेश क्या लिख रहे हो बताइए, ये क्या लिख रहे हो हैं, शब्द बनेगा ऊर्ध्वाधर, तो वो छोटो ही आवे हो या बड़ो आवे को, बड़ो आना चाहिए यहाँ पे, बड़ो ही आवे हो ऊर्ध्व, तो शब्द क्या बनेगा ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे ए, दोनों के स्थान पर आ, देख लिए चारों उदाहरण, कर लिए, तोड़ लिए, जोड़ लिए, और लिखो देखो, कपि प्लस ईश्वर, कपि प्लस ईश्वर, देखो प्रथम पद के अंत में ई, दूसरे पद के प्रारंभ में ई, दोनों के स्थान पर ई, ठीक है। वहां पे क्या बचो कप प्लस स्वर, ये बचो ना, तो यहां पे जोड़नी है बड़ी ई, तो क्या बनेगा कपि स्वर, एक एक शब्द बहुत ज्यादा पूछो जाए, स्त्री, श्री प्लस ईस, यहाँ पे क्या है बड़ी, यहाँ पे भी बड़ी, दोनों के स्थान पर बड़ी, शब्द क्या बनेगा स्त्रीस,
सतीश। एक शब्द लिखो, बधु प्लस उल्लास। बधु प्लस उल्लास। भू प्लस ऊर्जा। देखो, प्रथम पद के अंत में ऊ, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ, दोनों के स्थान पर बड़ो। शब्द क्या बनेगा? बधुल्लास। प्रथम पद के अंत में ऊ, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ, दोनों के स्थान पर ऊ। शब्द क्या बनेगा? भूर्जा। भूर्जा, भूष्मा। ध्यान रखिए, शब्द ने स्वर संधि की है, दीर्घ स्वर संधि के। एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो कई बार गए हुए। मृत्यु प्लस उपरांत। ठीक है, प्रथम पद के अंत में ऊ, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ, दोनों के स्थान पर बड़ो। शब्द क्या बनेगा? यह शब्द ध्यान रखिए, यहाँ पे बड़ो हुआ है। ठीक है, मृत्युपरांत। और इस शब्द शुद्धि में कई बार पूछे गए हो शब्द मृत्युपरांत। बहुत से के मृत्यु में तो छोटा हुआ आवे, तो छोटा हुआ ये कर दे, है ना। ठीक है, तो ये है कि तुम्हारी दीर्घ स्वर संधि। कल पढ़ेंगे गुण स्वर संधि।